चलो आज हम अपना हुनर आजमाते हैं। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। एक शख्स है जिसका कहना है कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला है। आप समझ गए होंगे मैं किस शख्स की बात कर रहा हूं। और उसी शख्स के दिखाए रास्ते पर झारखंड कांग्रेस चल रही है, और झारखंड कांग्रेस के दिखाए रास्ते पर रांची कांग्रेस चल रही है, और रांची कांग्रेस को रास्ता दिखा रहे हैं कुमार राजा। कुमार राजा फिलहाल हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है कुमार राजा साहब आपका। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी, और कम से कम एक पहला जो फेज था वो पहला फेज आज खत्म हो गया। भारत जोड़ो यात्रा 135 दिन की यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर के लाल चौक तक, कश्मीर तक। और मतलब उनके यात्रा के मजमून को इसी से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी ने कल अमित शाह को चुनौती दी गृह मंत्री को कि आपको अगर हिम्मत है तो आप सिर्फ जम्मू से लेकर के लाल चौक तक यात्रा करके दिखाइए। कैसे देखेंगे? देखिए, जो नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान वाली बात बोली है, इसका ये मतलब है कि इस कुछ सालों में 10-12 सालों में जिस तरीके से देश में वायलेंस की भावना ज़्यादा आपको नज़र आने लगी है, लोग पे शक कर रहे, पड़ोसी पे शक कर रहा, जात धर्म के नाम पे जितने भी तरीके से देश को बांटा जा सकता है, लोगों को बांटा जा सकता है, बांटने का प्रयास किया गया है। इस यात्रा का नाम अगर कोई राजनीतिक पूर्ति के लिए यात्रा होती तो कुछ और भी हो सकता था। इस यात्रा के दौरान 2 बड़े राज्यों में चुनाव था, वो रूट वहाँ बन सकता था, लेकिन इस यात्रा के पीछे सिर्फ एक ही मंशा थी जो इसके नाम से आपको पता चलता है, इस देश को जोड़ना। मुझे लगता है कि इससे बड़ा राजनीतिक तप किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया है। अब देश को जोड़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। आप खुद देखिए ना कि जितनी लड़ाई, जितनी हिंसा, जितना अग्रेशन आज यूथ नौजवान में, लोगों में दिख रहा है, क्या होना चाहिए? आपको लगता है कोई भी लोकतंत्र इतनी आग, इतनी गुस्से से चल सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि जब तक आप कहीं कोई आवाज़ उठा उसको कुचल दीजिए? क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा? इस देश, भारत का नक्शा सिर्फ भारत नहीं है, जिन मूल्यों पर, जिन सिद्धांत पे, जिस सोच के साथ इसको अलग किया गया, वो भारत को दर्शाता है। नेहरू जी ने बताया था ना कि जो भारत माता की जय के पीछे की मंशा क्या थी। कौन है भारत माता? भारत माता के लोग हैं, यहाँ की जनता है, यहाँ की खेत खलियान है। जब तक वो खुश नहीं रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, तब तक भारत माता खुश नहीं हो सकती है। इन सब भावनाओं को लेकर इस यात्रा का बीड़ा राहुल जी ने उठाया। मैं बोलता हूँ कि आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा राजनीतिक तप है। किसी में कुवत नहीं है कि कन्याकुमारी में हाथ में झंडा लेके बोले कि झंडे को मैं लाल चौक में फहराऊंगा। अब सोचिए क्या बात थी। और आज मैं खुशनसीब मानता हूँ इस पार्टी से मैं जुड़ा और मुझे इस यात्रा में जाने का मौका मिला। जब वहाँ देखा तो मैं पागल हो गया। हाथ में 2-2, 3-3 महीने के नौनिहाल बच्चों को लेके माताएं थी। 80 साल, 100 साल के बुजुर्ग उस यात्रा में देखो। नौजवान तो जिस तरीके से पागल थे उसकी बात आप छोड़ दीजिए, और पार्टी के केडर तो राहुल जी के लिए जान छिड़कते ही है। क्योंकि आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, आज का ये दिन है 30 जनवरी का दिन है। महात्मा गांधी ने आज प्राण त्यागे थे, अपने शहीद हो गए थे वो देश के नाम, वो शहादत का दिन। और आज ही के दिन भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो जाती है। 135 दिन का ये सफर। इस 135 दिन में हमने क्या क्या नहीं देखा। मतलब हमने देखा कि सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। हमने देखा कि एक आदमी कश्मीर से लेकर के, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा कर रहा है, पर बातचीत का फोकस उसकी टी शर्ट है। बातचीत का फोकस उसकी मंशा पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है कि उसने क्या पहना है, कैसे पहना है, इसको लेकर के। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी। लोगों का तो साथ मिला, लेकिन जिस राजनीतिक समर्थन की उम्मीद थी, आज भी मैंने देखा वो राजनीतिक समर्थन आज समापन पर बहुत सारे दलों को आप लोगों ने बुलाया था कांग्रेस ने, लेकिन ना आरजेडी था वहाँ पर, ना समाजवादी पार्टी है वहाँ पर, ना तेलंगाना राष्ट्रीय कांग्रेस है वहाँ पर। बहुत सारे राजनीतिक दल जो वहाँ होने चाहिए थे। राहुल जी ने भी अपनी बातों में कहा कि विपक्ष आज एकजुट नहीं है, लेकिन विपक्ष एकजुट होगा। मतलब दिस मैन हैज गॉट द कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा कि ये ईडी सीबीआई से डर रहा है। खैर, मैं इस पे और पॉजिटिव, मैं किस तरीके से देखता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। इस यात्रा के दौरान जितने भी सामाजिक नेता हैं, नेता सिर्फ राजनीतिक नहीं होते हैं, जो खेल के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, लोगों पे प्रभाव डाल रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, डॉक्टर अच्छे हो जो कुछ जनसेवा कर, इस तरीके के बहुत तरह के लोग आकर जुड़े। बहुत कलाकार हैं, कमल हसन और तमाम बहुत कलाकार उसमें जुड़े। पहले देश के पूर्व गवर्नर रघुराजन जी भी वहाँ जुड़े।
बहुत विजेंद्र सिंह जैसे बॉक्सर जिन्हें आज तक कोई हरा नहीं सका, देश का नाम रोशन करे। बहुत सारे लोग जो कि समाज में जिनको एक अच्छी नज़र से देखा जाता है, नौजवान उन इंस्पायर होते हैं, वैसे लोग जुड़े, पहली बात। दूसरा कि मैं तो आपने बहा की टी शर्ट की बात करी, आप देखिए 135 दिन में भाजपा और भाजपा के द्वारा जो प्रायोजित मीडिया है, जो प्रायोजित है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल पाया। दाढ़ी टी शर्ट छोड़ के 135 दिन में कुछ ढूंढ ही नहीं पाए। आप समझिए इसका यही मतलब है कि इस यात्रा के पीछे जो मंशा थी कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। और मैं धन्यवाद देता हूँ राहुल जी को, हम सभी नौजवानों के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। कि मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का जज्बा देश के लिए, आप जब झंडा फहरा उसके चेहरे को आप देखिए, मैं तो देख रहा था जो झंडा को वो फहरा रहे थे, उस चेहरे को आप देखिए, क्या चमक और क्या वो तेज दिख रहा है, वो क्या कॉन्फिडेंस क्या दिख रहा है कि नहीं वो देश को बदल सकते हैं। मेरा मानना है कि ऐसी सोच ही देश को बदल सकती है। यह देश कभी भी गुस्से से, गलत भावना से, तोड़ने की नीयत से आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक इस देश के सारे समुदाय के लोग, सारे प्रदेश के लोग एक राष्ट्रीय सोच के साथ, एक समुचित सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, अखंडता को दिल पर रख के नहीं बढ़ेंगे, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे लगता है कि आज़ादी, जब आज़ाद देश हुआ था, रिफ्यूजी कैंपों में देश बटा हुआ था, इतने सारे अलग अलग टुकड़ों में था। उस समय के नेताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गांधी जी ने, उन सभी के नेताओं ने इसको जोड़ा और आज वहाँ तक लेके गए थे कि कुछ वर्षों पहले जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, इसको माना जाता है कि दुनिया सबसे पावरफुल आदमी है, उनको बोलना पड़ा कि हमारे देश के नौजवान इंजीनियर डॉक्टर्स की नौकरी को भारतीय इंजीनियर डॉक्टर्स से खतरा है। आप समझिए क्या स्नेक चार्मर बोला जाता है, जो बीन स्नेक चार्मर्स का लैंड कहा जाता था, वहाँ से हम कहाँ तक पहुँच गए। तो इस देश को ले जाने में जो सोच, जो दूरदर्शिता की ज़रूरत थी, जो कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी ने दिखाया, उस समय के नेताओं ने दिखाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिखाया और तमाम नेतागण ने जो सोच कर लेकर आए, ये उसको वापस ले जा रहे हैं। ये रिवर्स डेवलपमेंट हो रहा है। फिर आप पीछे जात पात, वापस उल्टा रिवर्स, फिर महिलाओं। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा अब जब समाप्त हो चुकी है, तो राहुल का एक फेज, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा से पहले वाला, और ये एक दूसरा फेज राहुल गांधी का भारत जोड़ो के बाद वाला, कितना अंतर रहने वाला है? अभिषेक बाबू, मैंने बहुत करीबी से उनके साथ 4-5 साल काम किया है। मैं 2010 में NSY का प्रदेश पहला इलेक्टेड अध्यक्ष बना था। 12 मुझे यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। 14 में इलेक्टेड राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ था। इस बीच बहुत ज़्यादा करीबी से उनके साथ काम किया है। और हम लोग तो छात्र जीवन में राजनीति में जुड़ गए, कोई बहुत विचारधारा की बात उस समय नहीं होती है। उस समय जोश होता है, जुनून, दोस्ती होती है, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा राजनीतिक हो जाते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाते हैं, लेकिन विचारधारा उसके बाद आती है। विश्वास की, जब मैं उनके से मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला, 14 में गुजरात उत्तर प्रदेश दोनों देख रहा था, तो सोचो उनसे इंटरेक्शन कितना मौका मिलता होगा। उस समय वो यूथ कांग्रेस NSY के प्रभारी थे, उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष या प्रभारी नहीं हुए थे। तो उनको जब पास से जाता, तब इस विचारधारा में मेरी इतनी आस्था बढ़ी, अब मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बाई चॉइस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरे घर पे कोई नहीं है और ऐसा नहीं कि मेरा घर भी चल जाएगा इससे। उस मामले में देखिएगा तो MBA किया है, MCOM किया है, PhD कर रखा, तमाम अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी। ऐसे लोगों को सुनकर, इनसे मिलकर, इनको देखकर, इनके ज़िद को, देश बदलने की जो क्षमता है, जो एक इच्छा शक्ति, इसको देखकर हम राजनीति में आए। और विश्वास कीजिए, मेरे से लाखों नौजवान इस देश में जो राहुल गांधी से लोगों को नेता मानकर आगे बढ़े, और देश यही लोग बदलेंगे। मैं इसलिए मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि राहुल गांधी, हुआ यूं कि 2014 के बाद भारतीय राजनीति ने बहुत बदलाव महसूस किया है। सोशल मीडिया की पावर का एहसास तो हुआ है। मतलब नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने दिखाया कि सोशल मीडिया के थ्रू इमेज बिल्डिंग कैसे होती है, इमेज खराब कैसे की जाती है, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने ये सब चीज़ें दिखाई, सिखाई हैं देश को, एक नई राजनीति सिखाई है। मैं बताना चाहूँगा आपको, जब मिला अभी मैं भैया से वहाँ यात्रा में, तो बहुत कम समय बात हो पाई और चल रहे थे लोग, तो मैंने इतना ही बोला कि इस यात्रा से अब आपको देश जो असली राहुल गांधी उसको जानेंगे। हम तो जानते थे, वो नहीं जानती थी। और एक बात मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ, क्या राजनीतिक फायदा को मुझे नहीं पता, ना आपकी मंशा है, ना यात्रा की मंशा, लेकिन आपके पॉलिटिकल क्षमता और आपके देशभक्ति पे और आपके जो सोच है, जो जिद है, उस पे इस देश का कोई सवाल उठाने वाला नहीं बचेगा। और जो अरबों रुपए आपकी इमेज खराब कर रहे हैं भाजपा ने खर्च किया, वो तो पानी में गया, वो तो बर्बाद, पानी में चला गया। वो तो मुस्कुराया और पीठ ठोके बोले रे। अच्छा, इसके बाद क्या, भारत जोड़ो यात्रा का इसकी अगली जो कड़ी है वो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो हर
शहर के मुख्य मार्ग से गुजरी। जैसे अगर आप रांची की बात करें तो फिर आग चौक होते हुए कोकर होते वहाँ तक भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक गए। लेकिन जो हाथ सो हाथ जोड़ो यात्रा है ये शहर के गलियों में जाएगी। एक प्रखंड में, एक ब्लॉक में 2 महीने तक पद यात्रा चलेगी। इस 2 महीने के अंतराल में आपको हर बूथ कवर कर लेना। अगर बूथ की बात करें तो बूथ कहाँ है? मोहल्ले में। मतलब इस 2 महीने में रूट तैयार करके हर घर तक आपको पहुँचना। और इसी यात्रा के संदेश को अब मुख्य सड़क से हटकर गांव के, शहर के, पंचायत में, वार्ड में हम लोग लेकर जाना है। और विश्वास दिलाते हैं इस यात्रा के बाद कांग्रेस के लोग इतने उत्साहित हो गए कि हमारा नेता जब इस देश को दौड़ने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल सकता है, सारी चीज़ों राजनीतिक आदमी 5 महीने के लिए राजनीति छोड़ के पैदल चलने निकल जाते, सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो क्या हम अपने घर मोहल्ले में नहीं घूम सकते? आप देखिएगा कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है, ओतप्रोत है। और मुझे लगता है कि इस यात्रा को लेकर घर घर तक हम पहुँचेंगे और राहुल जी के संदेश को, संविधान के संदेश को, भारत की सोच को घर घर तक लेकर जाएंगे। एक और मुद्दा इस यात्रा का रहा, अभिषेक भाई, मैं आपको खींचना चाहूँगा आपका ध्यान उस तरफ। आज के दिन में देश की सबसे बड़ी समस्या मेरे नज़र में है कि किसी भी प्रासंगिक मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है। वो न्यूज़ चैनल पे हो, वो न्यूज़पेपर्स में हो, अगर हम सड़क के किनारे चाय की दुकान पे कहीं चर्चा कर रहे हो, वो हमारा पॉलिटिकल ऑफिस क्यों ना हो, सोशल मीडिया क्यों ना हो, सिर्फ अप्रासंगिक मुद्दों पे चर्चा हो रही है। बेरोजगारी पे, गरीबी पे, महंगाई पे, बढ़ते भ्रष्टाचार पे, बढ़ते बलात्कार पे, महिलाओं के शोषण पे, आंदोलित छात्रों पे, दलित के शोषण पे, अक़लियतों को जो अलगाववाद जो स्थिति पर उस पर कहीं चर्चा नहीं है। चाइना आपके घर में आके बस्ती बसा ले, उसकी चर्चा ही नहीं है। पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से, इस पर चर्चा ही नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, नौजवानों को बताना चाहते हैं कि आप समझिए कि देश का असली मुद्दा क्या है, किन मुद्दों से आपके जीवन में, इस देश के ग्रोथ में, विकास में अंतर पड़ना, उस पर बात कीजिए, उस पर आके चर्चा कीजिए। तब इस देश का भला होगा, तब हमारा आपका कुछ भला होगा। ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, इसी पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। बात 29 जनवरी की है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। 5:30 बजे का समय था, निश्चित किया गया था। 5:45 के आसपास में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद होता है कि आम जनमानस तक, पार्टी के जो नेता उन तक बात पहुंचाना। कांग्रेस में थिंक टैंक तो होंगे, हर पार्टी के होते हैं। हुआ यूं कि भाई अमूमन हम लोगों, मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है। राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता हैं, यूं समझिए कि देश में दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को लाइव दिखानी होती है, हम दिखाते भी हैं। कल बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। एक तरफ देश में बीटिंग रिट्रीट चल रहा है, हर किसी को पता है कि कोई भी नेशनल चैनल हो वो बीटिंग रिट्रीट दिखाएगा। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे। तो मतलब ये थिंक टैंक आखिर कौन है राहुल गांधी के इर्द गिर्द? क्या मतलब, क्योंकि बड़ी अब जब नहीं दिखाएंगे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस कहेगी कि नहीं मीडिया बिका हुआ है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फेलियर मुझे ऐसा लगता है जो इर्द गिर्द सोचने वालों की है, या फिर ये मकसद है कि नहीं मेरा मकसद दिखना नहीं है, जो राहुल गांधी को सुनना चाहता है वो राहुल गांधी को सुनेगा। देखिए दोनों हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और इसमें कोऑर्डिनेशन हो जाता तो बेहतर रहता कि सब लोग उनको सुन पाते हैं। और ये तो है कि देखिए देश में उनका बोलना भी है कि जो इस राह में चलना चाहता है, मैं किसी कमज़ोर डरने वालों की ज़रूरत नहीं है। बहुत मुश्किल रहा ही है इस देश में। आपने बोले ना कि दूसरे पहले सबसे बड़े, मैं नहीं पता कि इतने बड़े नेता हैं, लेकिन देश सबसे सच्चे नेता राहुल गांधी, मुझे यहाँ से विश्वास है, यहाँ से। और एकमात्र नेता इस देश में जो आँख में आँख मिला के मोदी और अमित शाह की जोड़ी को ललकारने वाला नेता है, क्योंकि कोई डर इनके पास नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। ये वो परिवार से आते हैं जहाँ की इन्होंने शहादत वाली परिवार है। इस मिट्टी में उनके परिवार का खून मिला हुआ है, इस देश के शहीदों का खून मिला हुआ है। अगर एक घर में एक बड़ा भाई छोटा भाई है, बड़े वाले भाई का घुटना फूट जाता है, साइकिल गिर गई, तो छोटे भाई को साइकिल ही नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे? उस परिवार से फिर से आकर राजनीति करना, जहाँ की दो इतनी मतलब भयंकर जो जिस तरह से हत्या उनकी की, उसके बाद हिम्मत होगी किसी की। लेकिन देखिए ये लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चे लोग हैं। और आज तक कभी लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार नहीं किया है। जिस तरीके से सरकार चलेगी, थोड़ी सी भी गलती होती तो आज ये सब जेल के अंदर होते। औकात नहीं है इनका कि नजर उठा के देख लें इनको। अब आते हैं हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर देश की बात होगी, अब झारखंड पर आते हैं। झारखंड के तमाम नेता, बड़े नेता कम से कम सब वहाँ मौजूद हैं राहुल के साथ, और ये अच्छा भी है। लेकिन
कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने थिंक टैंक की बात कही, अब जिलाध्यक्षों को लेकर के जिस तरीके की लिस्ट आई थी, कोई मुसलमान नाम नहीं था, फिर कोई महिला नाम नहीं था, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में सोचने की ज़रूरत हो जाती है। आप भारत जोड़ो के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो करेंगे, छोटे छोटे स्तर पर जब आप जाते हैं तो जो छोटे छोटे विरोध हैं, विरोध के बुलबुले, हालांकि ये ज़रूरी है, जो पार्टी जिंदा है विरोध वहीं नजर आता है, तो ये अच्छा भी है आपके लिए, ये दिखाता है कि पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है, विरोध है तो दिखाता है कि सबकी सुनी जाती है, वो तमाम चीज़ें। लेकिन चुनौती कुमार राजा के लिए खास करके रांची ज़िले में अगर ये सब चीज़ें चलेंगी तो चुनौती तो है। रांची शहर में मेरे बनने के बाद कहीं कोई विरोध नहीं रहा, और क्या कि मैं सबसे छोटा हूँ, सब मेरे से बड़े हैं। मुझे किसी सामने हाथ जोड़ने में, कमर झुकाने में, सर झुकाने में, घर जाने में, 4 बार फ़ोन करने में कोई तकलीफ नहीं है। एक चीज़ तो मैंने देखी है, एक विधायक सीपी सिंह को मैंने देखा और उसके बाद मैं कुमार राजा को देखता हूँ कि भाई हर गली मोहल्ले में 4 आदमी को नाम से तो अब जरूर। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं सही में मैं क्या कुछ नहीं, पार्टी ने एक दायित्व दिया उसको निभाना है, तो सब मेरे से बड़े जिस उम्र मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है, मैं बहुत छोटा हूँ और मुझे सब सहयोग कर रहे हैं। अभी जैसे यात्रा के बाद प्रभारी साहब ने बोला आपने अच्छा काम करा, अच्छा, बोले सर मेरा कुछ नहीं था, सबने सहयोग किया, इतनी भीड़ कहाँ, आप देखे ऐतिहासिक यात्रा आप लोग दिखाया, मैं भी इतने साल से संगठन में हूँ, 2006 से मैं पुनकाली के ही काम कर रहा हूँ, आज तक मैंने भी इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी। तो बोली सबको आप साथ लेकर, यही आपकी उपलब्धि। बोले सर कारण है कि मैं सबसे छोटा हूँ, शायद कभी कुछ बन जाए तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी तो कहीं कुछ नहीं क्या, जो दिया बहुत दे दिया, और क्या मतलब चाहते हैं आप कोई राजनीतिक। अरे भैया मैं 6 में अनिस्वाय का नगर का अध्यक्ष बना था, 8 में रांची विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, 10 में पहला चुनाव लड़के प्रदेश का अध्यक्ष बना, 12 में यूथ कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष बना, 12 में राहुल जी ने सीधे अनिस्वाय का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, 14 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, राजीव गांधी पंचायती राज का नेशनल कन्वीनर रहा, यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष रहा, प्रवक्ता 3 साल रहा, अभी नेशनल अभी AICC कन्वीनर था, तमाम बड़े नेता उसमें थे, मैं लगता है सबसे बच्चा आदमी उसमें था, अच्छा काम किया, जिला अध्यक्ष बनाया। इसके बाद कुछ अगर चाहता हूं तब तो मतलब क्या, अरे बस पेट भरा हुआ है, पार्टी को मजबूत करना है, और कांग्रेस पार्टी में मुझे विश्वास और देखा गया है, अगर आप सम्मान कीजिए ना, आप संगठन को लेकर चलिए, दिल से काम कीजिए, सम्मान आपको मिलता है, और कोई जल्दीबाजी में लोग नहीं है बॉस, कोई शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए, सब चिकल। कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों बहुत कुछ देखा है, विधायक आपके कलकत्ता में कभी पकड़े जाते हैं, कभी देखते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देखी हैं, कोई किसी विधायक की सदस्यता चली गई, सब टारगेट में तो कांग्रेस ही रही है। तो मैं किसी पे बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी से बचूंगा। क्या है कि लगातार भाजपा को जनादेश नहीं मिला है, और अब भाजपा का आप देख ले, गोवा देख ले, मध्य प्रदेश देख ले, कर्नाटका देख ले, झारखंड में ही ऑपरेशन लोटस जो है उसको हमने कीचड़ में डाल दिया, ठीक है, कुछ प्रयास की गई, हो सकता है कुछ लोगों का मन भटका हो, लेकिन वापस वो रास्ते में है, और मुझे लगता है कि सब चीज़ों के बाद कांग्रेस और मजबूती से उभर कर आई है, और आपस में सब में एकता है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में, आने वाले चुनाव में ये आपको नजर आएगा। रामगढ़ उपचुनाव सर पे है, और ऐसी स्थिति में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता को राज्यपाल ने वापस कर दिया, मुख्यमंत्री खतियान जोहर खतियान यात्रा। साहब के ऊपर मैं क्या बोलूँ, बहुत संवैधानिक पद पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, कोई रेल जेल से कोई तकलीफ मेरे को नहीं है, कि जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का भाषण, जिस तरह की शैली का इस्तेमाल कर रहा, आज तक मैंने किसी राज्यपाल को नहीं देखा। अगर आपने देखा तो बताइए, अगर आपको नहीं डर लगता बताइए कैमरा के सामने, इस तरीके का आपने हल्कापन देखा किसी राज्यपाल के अंदर। इस राज्यपाल के लिए गए किसी भी फैसले को मैं न्यूट्रल मान ही नहीं सकता। ये आदमी कहीं भाषण भी देते लगता भाजपा के कैंपेन कर रहे हैं, तो मैं तौबा करता हूँ भाई, हमारे झारखंड किस्मत खराब है, 18-20 साल इन कुकर्मियों के हाथ में झारखंड रहा, और अभी राज्यपाल मिले तो ऐसे मिले। विश्वास की झारखंड की जनता ने नकार दिया है, जिस तरीके से हाथी घोड़ा इन्होंने उड़ाया, जनता ने लोग उड़ा दिया है, और जिस तरीके से जनता के पक्ष में फैसले लिए जा रहे हैं, जो योजनाएं लाई जा रही, जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जो उलझा के रखी हुई जो झारखंड थी, ज़मीन छीनने के अलावा कुछ नहीं किया। एकमात्र राज था जहाँ 5 महीने में 3 गोलीकांड हुआ था। क्यों हुआ था? जमीन अधिग्रहण करने के लिए। इस राज को अलग किया गया था यहाँ के लोगों को अधिकार देने के लिए, दलितों को, गरीबों को, आदिवासियों को, आर्थिक सामाजिक पिछड़े लोगों को। और ये क्या काम कर रहे हैं? उनका अधिकार छीनकर बड़ों को दे रहे थे। इसमें कौन मरे गोलीकांड में? कौन प्रभावित थे? अब बताइए सर। कोई बड़े व्यक्ति थे? कोई अधिकारी थे? कोई अमीर लोग थे? अरे उस राज के गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित लोग थे जिनकी जमीन आप छीन रहे थे, जिनके सीने पे गोली, जिनके बच्चों गोली मार रहे थे आप। ये सब चीज़ राज्य ने देखा। आप विश्वास कीजिए, झारखंड की जनता ने माफ़ नहीं करने वाले। अगर आप रामगढ़ की बात कर रहे बंधु, जिस बड़े किले को ध्वस्त करके ममता देवी यहाँ की विधायक बनी थी, वो कोई नेता, साधारण व्यक्ति नहीं है, पूरा माफिया का रूप ले चुके हैं वो। हर सरकार में पिछली छोड़ के मंत्री रहे वो आदमी। खान है, खान। कोयला
की तरह पैसा निकलेगा, खो दिएगा तो आएगा समय, रुकिए ना, चीज़ें बदलेंगी केंद्र में तो समय आएगा। तो वहाँ की जनता ने इनका संघर्ष देखा है, और ममता देवी ने ये लड़ाई अपने परिवार के लिए लड़ी है। ये रामगढ़ परिवार की लड़ाई लड़ी थी, अपने परिवार के लिए नहीं। तो रामगढ़ परिवार भी देख रहा है कि किस तरीके से 4 महीने 3 महीने का दुधमुआ बच्चा अपनी माँ के बिना बिलख रहा और बीमार है। इसके संघर्ष को रामगढ़ की जनता के दिल से भाजपा नहीं हटा सकती है। जिस तरीके से रामगढ़ परिवार के लिए संघर्ष करके ममता देवी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज ममता देवी के परिवार की जिम्मेदारी रामगढ़ के लोगों पर है। और मुझे पता है कि वहाँ की जनता इतनी संवेदनशील अगर नहीं होती तो ममता देवी वहाँ की विधायक नहीं होती। अब देखिएगा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ममता देवी के संघर्ष के नाम पे इतना वोट मिलेगा कि पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा। कुल मिलाकर के देखिए, सवाल बहुत सारे थे और उन तमाम सवालों के जवाब बहुत हाजिर जवाबी के साथ और बहुत सोच कर समझ करके कुमार राजा ने दिए हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है ये भी बताया इन्होंने। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के भी क्या रणनीति रहने वाली है ये भी बताया उन्होंने। खैर, अब जनता को जनार्दन कहा जाता है, जनता ही फैसला लेती है। तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे रामगढ़ का रण हो, फैसला लेने वाली तो जनता है। देखना है भारत जोड़ो यात्रा में कितना जनता तक पहुंची है कांग्रेस, और कांग्रेस तक कितना जनता पहुंची है, और इसका कितना फायदा रामगढ़ उपचुनाव में मिलता है कांग्रेस पार्टी को। सहयोगी संजय पांडे के साथ मैं अभिषेक भारती, लाइव 7 टीवी, रांची।